गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे पीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्लास, जिसमें जूलॉजी का पेपर सेकंड लेंगे। इससे पहले हमने बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और बायोटिक फैक्टर्स में हमने न्यूट्रलिज्म, सिम्बायोसिस, एंटागोनिज्म पढ़ा था। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। सबसे पहले तो पैरासाइट्स क्या होते हैं और पैरासिटिज्म किसको कहते हैं। पैरासिटिज्म से पहले पैरासाइट को समझें। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने से बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उसके ऊतकों द्वारा, उसके टिश्यूज के द्वारा अपना आहार प्राप्त करते रहते हैं। दे डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम द टिश्यू। पैरासिटिज्म या परजीविता वन साइडेड रिलेशनशिप होती है, जिसमें पैरासाइट हमेशा दूसरे से अपना भोजन या किसी भी कारण से फायदा उठाता रहता है। कुछ कॉमन पैरासाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, प्रोटोजोन्स, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, नेमेटोड्स और कुछ ऑर्थ्रोपोड्स। अगर हम जनरल वे में इन पैरासाइट्स को क्लासिफाई करें तो दो तरह के पैरासाइट्स नॉर्मली देखने को मिलेंगे। एक तो वो जो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट पैरासाइट्स। टेम्परेरी पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल का कुछ भाग होस्ट के साथ रहते हैं, और परमानेंट वो होते हैं जस्ट इसके अपोजिट, जो पैरासाइट के रूप में ही अपनी एंटायर लाइफ रहते हैं, यानी कि सारे जीवन अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, जैसे फाइटोपैरासाइट्स और जू पैरासाइट्स। इसी तरह से हम पैरासाइट्स को ब्रॉडली दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। नाउ व्हाट एक्टोपैरासाइट्स आर? एक्टोपैरासाइट्स आर those parasites which are living on the host body, यानी कि वो बाह्य परजीवी हैं, बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड सकिंग लाइस एंड फ्लीज। ऐसे ही एंडोपैरासाइट्स वो हैं जिनको हम अंतः परजीवी कहते हैं, जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे, जैसे लिवर फ्लूक और टेपवर्म। अगर हम पैरासिटिज्म को देखते हैं तो सबसे पहले हमें पैरासाइट्स के कैरेक्टर्स ध्यान में आते हैं, और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें पैरासाइट्स के, तो कई सारे पॉइंट्स हैं जिनमें उनको अडेप्टेशन करते हुए भी हम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये पैरासाइट्स प्रजनन शक्ति इनमें बहुत प्रबल होती है, जिससे मल्टीपल फिशन पाया जाता है एपिकॉम्प्लेक्सा में। ऐसे ही हर्माफ्रोडिज्म ट्रेमेटोड्स में पाया जाता है। कुछ में यूनिक मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशंस भी पाए जाते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स दे लूज दो स्ट्रक्चर्स, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं पाई जाती टेपवर्म्स में, विंग्स का अभाव होता है फ्लीज और लाइस में। ऐसे ही सेंसरी स्ट्रक्चर्स का अभाव होता है नेमेटोड्स में। स्पेशल होल्ड फास्ट ऑर्गन्स होते हैं, जिससे कि वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पकड़ बना सकते हैं, जैसे टीथ है, हुक्स हैं, सकर्स हैं, क्लैम्स हैं। ऐसे ही एंटीकोएगुलेशन का प्रोडक्शन होता है लीचेस में। ऑफन स्पेशल साइट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, यूजुअली, पर अधिकतर नहीं। ये नॉन लीथल होते हैं अपने होस्ट के लिए, यानी कि उसको मारते नहीं है। जनरली होस्ट से ज़्यादा नंबर में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक नंबर में पाए जाते हैं, और ये होस्ट से छोटे होते हैं। और इनमें कई सारी ऐसी मेथड्स होते हैं जिससे कि ये होस्ट के इम्यून सिस्टम में इन्वेड कर देते हैं, जैसे कि एंटीजेनिक वेरिएशन ट्रिप्नोसोम्स में पाया जाता है। अकेंथोसिफेलॉन्स में टफ टेग्यूमेंट पाई जाती है, इनका आवरण टफ होता है। ऐसे ही कोसीडिया और ट्राइसिनेलर लार्वी में इंट्रासेल्युलर हैबिटेट देखने को मिलता है। इंसिस्टमेंट पाया जाता है, यानी अपनी बॉडी के आसपास एक कवच जैसा बना लेते हैं। इनमें एबिलिटी होती है कि एंटीबॉडीज को क्लीव कर सकें और कॉम्प्लीमेंट को कंज्यूम कर सकें। अब हम बात करें तो इनके अडेप्टेशंस की, तो अडेप्टेशंस हमने पहले भी अभी जो पढ़ा उसमें भी हमने देखा कि इनके अंदर अलग अलग अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, अनुकूलताएं पाई जाती हैं, और इनकी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की वजह से कुछ अडेप्टेशंस पैरासाइट्स में होती हैं, जैसे कि एंडोपैरासाइट्स में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है और उसकी जगह क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि पैरासाइट्स को डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती है, जो कि होस्ट के अंदर सिक्रीट हो होते हैं, क्योंकि ये होस्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर इसके अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी और
थिक नहीं क्यूटिकल होगी तो क्या होगा, जितने भी होस्ट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस पैरासाइट को भी किल कर देंगे। इसलिए अपने बचाव के लिए इनके ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। ऐसे ही अभी जैसे हमने पहले पढ़ा, पैरासाइट्स में वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हुक्स, सक्कर्स और टीथ। ये किसी भी होस्ट के साथ अटैच करने के लिए, उनके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। एंडोपैरासाइट्स में लोकोमोशन नहीं पाया जाता है, तो इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं क्योंकि वो तो अंतःकंकाल है और अंतःकंकाल जीव के अंदर ही पाए जाएंगे, इसलिए उनको गमन नहीं करना होता है। सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं एंडोपैरासाइट्स में, और क्योंकि वो अंत परजीवी हैं। पर जो बाह्य परजीवी होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम दोनों ही वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी अनुकूलताएं पाई जाती हैं इनके अंदर। अब बात करते हैं हम प्रेडेशन की। प्रेडेशन का मतलब होता है परभक्षण, परभक्षणता। नाउ परभक्षणता में हम अगर देखें तो ये वो रिलेशनशिप है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से पोषण तो प्राप्त करता ही है, परंतु अपना पोषण प्राप्त करने के लिए उस दूसरे जीव को मार देता है। प्रेडेटर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहते हैं या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं और उसको मार के, जैसे बियर, स्नेक, ये देखिए। ऐसे ही प्रे क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो प्रेडेटर के द्वारा मार दिया जाता है, फिश, फ्रॉग इत्यादि। अब हम प्रेडेशन के रिलेशनशिप को देखें तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रे कहेंगे उसके सारे पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को खा लेता है, यानी कि उसको मार देता है। अब ये प्रेडेशन पैरासिटिज्म से डिफरेंट है। हमने पढ़ा था कि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में हमने जब चार्ट देखा था पिछली क्लासेस में, उसमें हमने देखा था कि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में दोनों में एक को तो फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। यानी कि एक में तो हमने प्लस का साइन लगाया था और एक में माइनस का लगाया था। इसका मतलब दोनों ही सिमिलर से हैं, पर नहीं, सिमिलर इस मामले में है कि दोनों ही दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से फायदा उठाते हैं, परंतु पैरासिटिज्म में वो दूसरे जीव से नरिशमेंट लेता रहता था, परंतु कंटिन्यूअस लेता रहता था। यहाँ पे प्रेडेशन में ये अपना नरिशमेंट तो लेते हैं परंतु उस प्रेडेटर को मार देते हैं। प्रेडेटरी एनिमल्स जो अन्य एनिमल्स को खाते हैं वो अधिकतर कार्निवोर्स होते हैं। प्रेडेटर और प्रे इंटरेक्शन से प्रे की पॉपुलेशन कम होती जाती है। ऑब्वियसली जब प्रेडेटर बार बार प्रे को खाता रहेगा अपने नरिशमेंट के लिए, तो प्रे की पॉपुलेशन में कमी देखी जा सकती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सनड्यू प्लांट ड्रोसेरा जो है वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं, ये देखिए रेडिश कलर की राउंड लीव्स होती हैं, इनमें एक स्टिकी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सिक्रीट होता है, जो इसके साथ चिपक जाता है और इसको एंट्रैप कर लेता है। ऐसे ही जो पिचर प्लांट की लीव्स होती हैं वो डेथ ट्रैप की तरह काम करती हैं। ये इसको जैसे ही एनिमल इसके अंदर आता है ये बंद हो जाता है और वो उसका खा जाते हैं। लीव्स ऑफ ब्लैडरवर्ट यूट्रिकुलेरिया देखें तो ये क्या करती है, जैसे ही कोई प्लैंक्टनिक ऑर्गेनिज्म उसके पास आता है तो ये खुल जाती है, सडनली ओपन हो जाती है और उसको किल कर देती है। नाउ जैसे हमने पैरासिटिज्म में देखा, पैरासाइट्स में देखा कि बहुत सारे उनमें अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, ऐसे ही प्रेडेटर और प्रे में भी एक स्पेसिफिक तरह के अडेप्टेशंस इन स्पीशीज में पाए जाते हैं। प्रे स्पीशीज हैव डिफेंस अडेप्टेशन। अब क्योंकि प्रे को पता है कि प्रेडेटर उसको मारेगा, तो वो मारेगा, इसलिए वो अपने आप के बचाव के लिए कुछ अडेप्टेशंस उनके अंदर डेवलप्ड होते हैं जिससे कि वो उस प्रेडेटर से अपने आप को बचा सके। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, वार्निंग सिग्नल्स भी हो सकते हैं। कभी कभी ये अपना कलरेशन चेंज कर लेते हैं, ब्राइट कलर के हो जाते हैं। सो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं ये जिससे कि वो अपनी दूसरी स्पीशीज को भी दे देते हैं ताकि वो अलर्ट हो जाए कि प्रेडेटर से अपने आप को बचा लें।
ये जो डिफेंसेस हैं जिनको हम मैकेनिकल और केमिकल डिफेंस का नाम दे रहे हैं, मैकेनिकल डिफरेंस में देखें तो जैसे प्लांट्स के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, टर्टल्स के ऊपर हार्ड शेल होता है, ये सब चीज़ें इनको दूसरे एनिमल से बचाती हैं, यानी कि प्रेडेटर से बचाती हैं, जिससे कि उनको फिजिकल पेन नहीं होता और दे फिजिकली प्रिवेंट देमसेल्फ बाय ईटन अप बाय द प्रेडेटर्स। नाउ केमिकल डिफेंस में वो सारे एनिमल्स या प्लांट्स जो किसी भी केमिकल का सिक्रीशन करते हैं अपने बचाव के लिए, वो सब केमिकल डिफेंस में आते हैं। Many animals produce these chemical defenses can be seen in many animals as well as plants, जैसे foxglove में जो extremely toxic होता है जब खाया जाता है, millipede में lower panel में के below बोथ केमिकल और मैकेनिकल डिफेंस पाए जाते हैं, जिससे कि वो दूसरे को डराता है, कर्ल कर लेता है डिफेंसिव बॉल की तरह और इरिटेट करता है। अगर उस सब्सटेंस को हम कोई भी हाथ लगा लेता है तो वो आईज और स्किन को इरिटेट करता है। अब आते हैं हम कंपटीशन पे। नाउ कंपटीशन जैसे कि इस डायग्राम में लगा है कि एक भोजन इतना सा है, उसके लिए इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए, इन दोनों को चाहिए, तो ऑब्वियसली ये इसके लिए लड़ाई करेंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा जो होती है, कंपटीशन, ये तब ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसे खाना लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, उनके मेल या फीमेल मेट्स लिमिटेड है। इट कैन बी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकती है और इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है। तो हम अगर इंटरेक्शन को देखें तो हमने लिखा था माइनस माइनस, यानी दोनों को ही फायदा नहीं होता और दोनों ही नेगेटिवली इफेक्टेड होते हैं, जिससे जैसे कि इसमें यहाँ पे समझ में हमको आ रहा है। अब क्लीमेंट एंड शेफर्ड ने बहुत सारी कंपटीशन की डेफिनेशंस कही गई कि कोई भी अगर दो साथ रहेंगी कम्युनिटीज तो किसी न किसी कारण से उनमें सर्वाइवल नहीं होगा या वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगी, मतलब प्रतियोगिता होगी उनमें या प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। और दोनों ही, जब हम पॉपुलेशन की बात करें तो दोनों की ही पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अब वो किसी भी कारण से हो, चाहे आहार के लिए हो, रहने के स्थान के हो, बच्चे देने के स्थान के हो, किसी भी कारण से प्रतिस्पर्धा हो सकती है। और ये तभी भी होगी जब कुछ जीवन क्षेत्रों में ओवरलैपिंग पाई जाएगी, यानी कि वहाँ पे पता लगा कि दोनों तरह के एनिमल्स हैं तो ऑब्वियसली उनमें एक ही जगह पे ज़्यादा कंपटीशन पाया जाएगा। अब सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्लीमेंस एंड शेफर्ड ने 1939 में दी थी। Competition may be defined as the active demand by two or more individuals of same species or members of two or more species at the same trophic level for a common resource, thereby contributing to the density and diversity of a population. इसका मतलब कंपटीशन, एक्टिव डिमांड जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के बीच में होगी तो इंटरस्पेसिफिक होगी, और अगर दो या दो से अधिक स्पीशीज जो कि सेम ट्रॉफिक लेवल पे हो, इंटरस्पेसिफिक हो, किसी भी कॉमन रिसोर्स के लिए होगी, तो वहाँ पे डेंसिटी और डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। ये क्लेमेंट और शेफर्ड ने कहा कंपटीशन को डिफाइन करते हुए। अब यहाँ पे हम डिटेल समझें तो कभी भी जब व्हेन टू स्पीशीज आर लिविंग इन द सेम कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जब एक ही जगह पे रहेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज तो वही हैं, जैसे फूड वही है, जगह वही है। अब वो क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती जाएगी तो फूड सप्लाई और स्पेस कम पड़ती जाएगी। जब फूड सप्लाई और स्पेस कम हो जाएगी तो वहाँ पे शॉर्ट सप्लाई की वजह से एक दूसरे में खींचतान होगी, यानी कि कंपटीशन होगा उस फूड को प्राप्त करने के लिए या उस स्पेस पे रहने के लिए। या हम कहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि उनको अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, उनको अपने जीवन यापन के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे में दखल भी देना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर वी कैन सी they have a limited resource and they are fighting for their food and space for their growth and survival, we can say that they are competing with one another, यानी कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। डार्विन ने कहा कि ये स्ट्रगल बिटवीन स्पीशीज होता है
पर गॉस ने फिर ये डिफाइन किया कि टू स्पीशीज विथ आइडेंटिकल इकोलॉजिकल निश कांट ऑक्यूपाई सेम एनवायरनमेंट, यानी कोई भी दो स्पीशीज जिनमें आइडेंटिकल इकोलॉजिकल निश है, मतलब एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कांट कोएग्जिस्ट, वो एक साथ नहीं रह सकते, मीन्स दैट इफ नो टू नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशंस ऑक्यूपाई exactly the same ecological niche, if they occupy same geographical territory, and if population A, say suppose there are two populations A and B, and A multiplies even the least bit faster than population B, so then population A eventually will occupy the area completely and B will be extinct. यानी कि कहीं भी जब दो नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशंस रह रही हैं तो एग्जैक्टली एक ही इकोलॉजिकल निश में रहती हैं, कोई भी दो पॉपुलेशंस, तो और वो एक ही जोग्राफिकल टेरिटरी को ऑक्यूपाई करे हुए हैं, तो जो पॉपुलेशन ए है वो पॉपुलेशन बी से अगर बहुत तेजी से थोड़ा भी तेजी से मल्टीप्लाई होती है तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई होते होते उनका नंबर एज कंपेयर टू बी ज़्यादा होगा, और थोड़े टाइम पे ऐसा होगा कि ए तो इवेंचुअली पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगी और बी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी वहाँ से गायब हो जाएगी। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था गॉस ने। गॉस का एक सिद्धांत था, प्रतिष्ठित प्रमाण प्रस्तुत किया उन्होंने इसके लिए, और उन्होंने क्या किया, प्रोटोजोआ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के एक ही जीनस के दो स्पीशीज को, पैरामीशियम ऑरेलियम और पैरामीशियम कॉडेटम, इन दोनों को एक समान पात्रों में रखकर उनका संवर्धन किया। एक ही प्रकार का इनका द्रव माध्यम रखा, एक ही प्रकार का इनका पोषण रखा, मतलब एक ही प्रकार के जीवाणु रखे गए, और इनका एनवायरनमेंट भी सेम रखा गया, यानी कि टेम्परेचर, लाइट, सब परिस्थितियां एक सी अनुकूल प्रदान करी गई उनको। जब उनको ऐसे ही दो अलग अलग तरह से किया, एक बार तो इनको अकेले ग्रो किया, इसको कॉडेटम को भी किया, इन दोनों को एक सेम एनवायरनमेंट पे ग्रो करने दिया। तीसरा उन्होंने लिया तीसरा उन्होंने एक ऐसे किया कि इनको दोनों को एक साथ रख दिया। तो क्या हुआ कि जब इनको पृथक रखा था, जब इनको अलग अलग रखा था, तो ऑरेलिया कॉडेटम की अपेक्षा, ये देखिए ऑरेलिया है, ये कॉडेटम की अपेक्षा उपलब्ध आहार की अधिक तेजी से और कुशलता से प्रयोग कर रही थी, तो यानी ये सरवाइव कर रही थी ज़्यादा, जबकि ये थोड़ा सा कम कर रही थी। अब इसको पोजीशन को देखते हुए हमें समझ में आता है कि अगर ये साथ रख दिए जाएंगे तो क्योंकि ये ऑरेलिया अपना भोजन बहुत अधिक तेजी से और कुशलता से प्रयोग में लेती है, इसका मतलब जब ये दोनों साथ होंगे तो ऑब्वियसली ऑरेलिया तो सरवाइव करेगी और कॉडेटम उससे कंपैरेटिवली कम करेगी। वही हुआ, जैसे जैसे इनको फिर एक पात्र जिसमें लिया गया, जिनमें कॉडेटम और ऑरेलिया को दोनों को एक साथ रखा गया, एक ही जीवन क्षेत्र में रखा गया, तो निश्चय ही ये क्या करते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हमने देखा पहले तो ये एक साथ ग्रो करते रहे, दोनों साथ साथ चले, फिर थोड़े टाइम बाद ये कॉडेटम तो ग्रो करना कम हो गया, यानी कि ये बिल्कुल डिक्लाइन हो गया ग्राफ में, और इसकी उपस्थिति देखें तो नंबर ऑफ Aurelia were more than what the number of cordatum were found in that experiment. See, this is how the cordatum Aurelia graph is going and this is how the cordatum graph is going. It means अगर हम separately उनको रखते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे जितनी भी भोजन है उसको वो उपयोग करने की क्षमता जितनी रखते हैं उसको उपयोग करेंगे, परंतु अगर हम उनको साथ में रख देंगे तो उन दोनों में जो भी उसको तेजी से भोजन को ग्रहण करेगा या उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, वही आगे कंटिन्यू करेगा पॉपुलेशन में, या उन्हीं की ग्रोथ होगी, वही सरवाइव करेंगे। अन्यथा दूसरी स्पीशीज जो है, जैसे अभी हमने बोला ए और बी, इसमें यहाँ पे ये ऑरेलिया तो ए स्पीशीज है और ऑरेंज वाली जिसको हमने ग्राफ में कलर दिया है कॉडेटम, ये बी स्पीशीज है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ व्हेन टू स्पीशीज compete, one is likely to be more successful and definitely other will be extinct. This is all about the competition. So अभी हमने तीनों के बारे में पढ़ा, पैरासाइट, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन और competition के बारे में. These were all relationships of antagonism. Thank you.